हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 27। ठीक है, आप सभी को पता है 30 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम की जो डेट है वो फिर से आ गई है। एक बार पहले भी आई थी, जो कि आपका एग्जाम जो है वो 11 जून को होने वाला था, लेकिन जो है ड्यू टू कोविड इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया, डेफर कर दिया गया इन एग्जाम को। लेकिन फिर से जो है आपके डीएसएसबी ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल और फीमेल की जो डेट है वो आउट कर दी है। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम है वो 11 जुलाई को होने वाला है। सीधा सीधा पूरा पूरा आपको 30 दिन दे दिए हैं भाई पढ़ने के लिए, और ये 30 दिन जो है आपको यूटिलाइज करने हैं। अगर आप लोगों ने 11 एग्जाम पोस्टपोन होने की खबर से पढ़ना छोड़ दिया था तो फिर से जो है थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम जो है अब कैंसिल नहीं होगा, अब डेफर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई पोस्टपोन होगा। अब जो है आपका एग्जाम डेफिनेटली जो है वो होगा, क्योंकि दिल्ली में सिचुएशन जो है बढ़ती काफ़ी जगह, सभी जगह जो है सिचुएशन अच्छी हो रही है। और अनलॉक भी जो है दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि दुकानें, मॉल, सब कुछ को जो है 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खोल दिया गया है। तो इस चक्कर में अब ये ना सोचे कि जो है फिर से जो है एग्जाम पोस्टपोन होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी को अच्छा करें। ठीक है, तो भाई 30 डेज क्रैश कोर्स जो है वो आपका नेक्स्ट 2-3 डेज में खत्म हो जाएगा। 30 दिन में ये अगर आपने 30 दिन वाला कोर्स जो है अच्छे से कर लिया, एक एक पॉइंट को अच्छे से कर लिया, तो आप ये मान सकते हो कि आपने काफ़ी हद तक जो है चीज़ें आपको काफ़ी हद तक जो है समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, साथ में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं, साथ में जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर कवर किए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमने की हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपने अगर 10 डेज वाला क्रैश कोर्स जो है वो फॉलो नहीं किया है, मैराथन वाला, मैराथन क्लासेस हैं, जिसमें 10 क्लासेस के अंदर अपन लोग 15 सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपके 5 क्लासेस हो चुके हैं और 7 आपके सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये 30 दिन का कोर्स और ये जो है आपका मैराथन क्लासेस वाला कोर्स, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस को पूरा का पूरा, मैंने पूरा का पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाया है, आप वो बिल्कुल करें। ठीक है, बाकी रही बात नए कोर्स की, वो अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले जो हमारा पुराना है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आएंगे, आपके मॉक टेस्ट में करवाऊंगी, तो आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। इस वीक में हम अपने इन दोनों जो है ट्राई करेंगे कि मैराथन वाला भी खत्म कर दें, अदरवाइज कुछ क्लासेस तो वहाँ पर भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देख लो भाई, डे 27 के बारे में बात करेंगे। डे 27 के बारे में बात करने से पहले डे 26 के ऊपर जिस जिस बच्चे का डाउट है वो हम देख लेते हैं कि क्या डाउट है। ठीक है, ओके, डाउट देखो भाई, बहुत अच्छी बात है। विनीत ने बोला है डे 30 के बाद लेक्चर नहीं आएंगे। नहीं भाई, ये जो 30 डेज क्रैश कोर्स है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है हम नया जो कोर्स है मॉक टेस्ट वाला, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो मेन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पर डालूंगी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और लास्ट टाइम पे आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा उन्होंने रिप्लाई किया है, जो मैंने होमवर्क पूछा था विनीत ने रिप्लाई किया है, मिस हैप्पी ने आंसर किया है, सतीश कुमार ने आंसर किया है, सुधीर ने आंसर किया है भाई। उसके बाद ललिता चांगरा फर्स्ट रेडी क्यू एंड, हाँ इन्होंने भी आंसर किया अभी, ललिता ने। निकिता जैन ने सिर्फ बोला नाइस वीडियो मैम, थैंक्स। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, जो मैं होमवर्क देती हूँ एटलीस्ट वो भी आप जो है साथ के साथ किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट होमवर्क भी साथ के साथ कर रहे हैं। एंड थैंक यू भैया, आपने वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि आपको जो है जो होमवर्क जो मैं देती हूँ वो भी एटलीस्ट आप आंसर करें। ठीक है, तो अमन ने जो है पूछा है डाउट, अमन का डाउट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अमन ने पूछा है कि मैम प्लीज एक्सप्लेन इट्स एसजीएफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल में पहले P1 प्रोसेस क्यों आई। ओके, P1 प्रोसेस क्यों आई, तो अभी हम एक बार उस पर चल लेते हैं एसजीएफ के ऊपर। हाँ जी, इन्होंने बोला P1 क्यों आई, P3 का बर्स्ट टाइम सबसे कम था, तो पहले P3 को नहीं आना चाहिए था, या फिर पहले अराइवल टाइम को देखेंगे, होता है। देखो भाई, इसका अराइवल टाइम है 1। अब ये देखो, ये आपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम तो मैंने आपको कई बार बताया है, ये न्यू है, ये रेडी है, ये आपकी रनिंग स्टेट है। ठीक है,
जब प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में ही नहीं होगी, जब आपका प्रोसेस यहाँ पर पहुंची नहीं है, तो वो रनिंग में कैसे चली जाएगी? क्या जा सकती है? नहीं जा सकते, ठीक है। तो बिल्कुल भैया आप पहले अराइवल टाइम देखेंगे। अब देखो इसका बर्स्ट टाइम तो 2 है, लेकिन ये पहुंची भी कब है? 6। क्या 6 तक ये वेट करेंगे कि भाई छोटी प्रोसेस आएगी, छोटी प्रोसेस आएगी, छोटी प्रोसेस आएगी? अब हम इतना प्रोडक्शन नहीं लगा सकते ना भाई। अब सीपीयू वेट थोड़ी ना करेगा। सीपीयू को तो जो रेडी क्यू में दिखेगा, चाहे बड़ा दिखे चाहे छोटा, वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज अगर यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 1 ना होके 0 होता, तो सीपीयू सबसे पहले इसको जो है एग्जीक्यूट करता। किसको एग्जीक्यूट करता? सॉरी, इसी को एग्जीक्यूट किया है। P3 तो आए, हाँ देखो भाई अब ये 0 होता है या 1 है, क्योंकि इसके बाद ही सभी बाकी सारी प्रोसेस आई हैं। तो देखो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये आपको पता है कि जो आपका एसजेएफ होता है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, वो आपका नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? नॉन प्रिएम्प्टिव। तभी ये मैंने आपको, अगर ये प्रिएम्प्टिव होता, अगर एसजेएफ प्रिएम्प्टिव होता, तो हम क्या करते? जैसे ही 3 तक ये चाहता, अब यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। अब कि वैसे हम SRTF करेंगे। जैसे ये P1 आया 0 से 1, फिर जो है P1 ने जैसे ही 4 तक कंप्लीट किया, तो जो है इसका बस टाइम भी क्या रह गया? सॉरी, इसका बस टाइम क्या रह गया? 4। और इसका बस अब ये वाली प्रोसेस भी पहुंच चुके हैं। तो अब हम P2 वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? देखो ये नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर है। जो अराइवल टाइम होगा, जो पहले प्रोसेस पहुंचेगी, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी। यहाँ पर भी ये नहीं है, अगर एट द टाइम ऑफ 0 अगर यहाँ पर अराइवल टाइम सबका 0 होता, तो मैं चेक करती सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है। तो क्योंकि सारी प्रोसेस एक साथ रेडी क्यू में आ चुकी हैं, मुझे पता है कि कितनी प्रोसेस है, किसका टाइम क्या है, तो फिर मैं सबसे छोटी प्रोसेस को उठाती, उसको एग्जीक्यूट करती। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको करती, फिर मैं इसको करती, फिर मैं इसको लास्ट में जो है इसको करती। समझ में आया? तो हम बिल्कुल भाई यहाँ पर हम जो है अराइवल टाइम बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि जब प्रोसेस रेडी स्टेट में है ही नहीं, तो हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है मैम प्लीज ट्राई टू मेक वीडियो ऑन C++, लाइनेक्स और यूनिक्स। बिल्कुल भाई, हम मैराथन क्लासेस में जो है हम इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। अमन, डोंट वरी, हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, आई होप अमन आपका डाउट क्लियर है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्लियर है, अदरवाइज जो है आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे SRTF की। एक सेकेंड भाई, हाँ जी, SRTF एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। और SRTF एल्गोरिथम क्या है? सेम है, वो हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर रखता था कि भाई जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगी है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, भाई तू पहले अपना काम खत्म कर ले, देन जो है हम दूसरी प्रोसेस को देखेंगे। लेकिन SRTF क्या कहता है? इससे नहीं रुका जाता। इसको क्या है कि भाई अगर कोई प्रोसेस अगर ये P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूट करते करते P2 आ गई, और P2 का जो बस टाइम है वो P1 से कम है, तो वो पहले P2 को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन जो है वापस P1 को लेगा। समझ में आया? ये आपका प्रिएम्प्टिव नेचर होता है। फोर्सफुली प्रोसेस जो है CPU से उठा के रेडी क्यू में भेज देगा, और रेडी वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ चली जाएगी? आपकी CPU के पास चली जाएगी, ठीक है। सेम है भाई, SJF जैसा है, बस इसमें क्या है? ये प्रिएम्प्टिव है, वो आपका SJF विद नॉन प्रिएम्प्टिव था। क्वेश्चन आ जाए SJF विद नॉन प्रिएम्प्टिव के साथ सॉल्व करो, तो आप नॉर्मल SJF वाला फॉर्मूला लगा, जो आपने मेथड देखा है वो करेंगे। अगर आ जाए SJF विद प्रिएम्प्टिव, प्रियम्पशन के साथ, तो आप SRTF को सॉल्व करोगे, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है? आपके पास प्रोसेस आईडी, टोटल आपके पास 6 प्रोसेस हैं। अराइवल टाइम आपके पास ये है, ठीक है। अब बर्स्ट टाइम आपके पास ये है। अब आपको क्या करना है? आपको जो है एग्जीक्यूट करना है किसके थ्रू? SRTF के थ्रू। सबसे पहले क्या आप करेंगे? गैंट चार्ट बनाएंगे। ये मैंने बना लिया, ठीक है। गैंट चार्ट बनाने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, एट टाइम ऑफ 0 रेडी स्टेट में आपकी कौन सी प्रोसेस है? P1। तो मैं P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूंगी। जैसे ही मैंने 1 पे इसको एग्जीक्यूट किया, रेडी क्यू में एक और प्रोसेस आ गई, तो इसका बस टाइम 7 है और इसका क्या है? 4। तो भाई हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? कौन सी छोटी प्रोसेस है? 4 वाली छोटी है, तो हम P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने 2 टाइम इसको एग्जीक्यूट किया, आपकी P3 भी जो है कहाँ पर आ गई? रेडी क्यू में आ गई।
फिर जो है अब ये इसका बर्स्ट टाइम बचा 3 और इसका बर्स्ट टाइम क्या है 2। तो भाई ये प्रीएम्प्टिव नेचर रखता है, तो हम क्या करेंगे P3 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। कर देते हैं, P3 को मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैंने जो है इसको 3 टाइम एग्जीक्यूट किया, आपकी एक और प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम क्या बचा 1 और इसका बर्स्ट टाइम भी क्या है 1। तो देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई जो नई प्रोसेस आई उसका भी सेम टाइम हो और जो हम एग्जीक्यूशन में कर रहे हैं उसका भी सेम टाइम आपके पास बच जाए, तो आप उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप P3 को हटा के P4 को ले लेंगे, नहीं, क्योंकि P3 और P4 का जो टाइम है वो अभी क्या है, इक्वल है, सेम है। तो हम जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच करके बार बार जो है वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को। तो अगेन हम किसको सॉल्व एग्जीक्यूट करेंगे P3 को 4 टाइम, तो इसका टाइम क्या रह गया 0। फिर जो है सबसे छोटी प्रोसेस क्या है अभी आपकी 1, तो मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगी P4 को। P4 को मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया यहाँ पर आपका 5, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब देखो ये 7 है, ये 3 है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये 3 है, ये 2 है। अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है P6 का, तो भाई P6 को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज 7 टाइम। अब देखो किसको एग्जीक्यूट करोगे, P2 का जो है वो 3 है और P5 का भी क्या है 3 है, दोनों का सेम है। तो वही हम पहले P2 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया, कितना रह गया 10, ठीक है। फिर P2 के बाद किसको एग्जीक्यूट करेंगे P5 को। P5 का क्या है 13 और लास्ट में कौन एग्जीक्यूट होगी आपकी P1, दैट इज 13 और 7 दैट इज 20। समझ में आया भी। इस तरीके से हम गैंट चार्ट बनाएंगे। मतलब क्या है कि अगर अराइवल टाइम हम देखेंगे, जो प्रोसेस आई है पहले उसको एग्जीक्यूशन में लगा देंगे, फिर देखेंगे अराइवल टाइम, फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे कोई नई प्रोसेस आई है। अगर नई प्रोसेस आई है और उसका वेटिंग टाइम जो है जो प्रोसेस वर्किंग में है उससे कम है, तो हम उस वाली प्रोसेस को हटा के जिसका वेटिंग टाइम कम है हम उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है भाई कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आपका गेट 2011 में आया था। क्वेश्चन था आपका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम ऑफ 3 जॉब इन द टेबल। यहाँ पे देखो अराइवल टाइम 1 जो P1 है वो 0 पे आई, P2 जो है वो 1 पे आई और P2 जो है वो 2 पे अराइव हो चुकी थी। बर्स्ट टाइम सबसे कम 2 का है, लेकिन ये अराइव जो है 1 पे हुई है। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे P1 को। जैसे ही 0 1 पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसका बस टाइम बच गया 8 और आपकी 1 भी जो है वो पहुंच चुकी है कहाँ पर भाई, रेडी क्यू में, ठीक है, रेडी स्टेट में आ चुकी है। तो अब देखो ये इसका क्या है भाई 8 है, इसका क्या है 4 है। तो अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे P2 को। P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया 5 टाइम। क्यों, क्योंकि भाई P3 एक और आती है लेकिन उसका बस टाइम तो और भी ज्यादा है, ठीक है। 5 टाइम मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। फिर जो है हम वापस देखो P1 को एग्जीक्यूट करोगे या P3 को, तो ऑब्वियसली P1 को करेंगे क्योंकि उसका बस टाइम क्या है 8 है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज 21। अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम की, तो कंप्लीशन टाइम P1 P2 P3, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 13, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 5 और P3 का क्या है 21। अब अगर मैं यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ तो टर्न अराउंड टाइम आपका कहता है टेट माइनस 80, है ना, CT माइनस 80, यानी कि कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीट टाइम यहाँ पर क्या है 13 और अराइव कब हुई थी 0 पे, तो P1 का जो है क्या हुआ 13। अराइवल टाइम P2 का देखो जो है इसका कंप्लीशन टाइम है 5 और अराइव कब हुई थी 1 पे, तो 5 - 1 दैट इज 4। P2 का जो है कंप्लीशन टाइम है 21 और अराइवल टाइम है 2, तो क्या हो जाएगा 21 - 2 दैट इज 19। ऐड कर दो सभी को, तो 13 और 4 19, 19 और 19 क्या आ जाएगा आपका 38, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम 9 ऐड करेंगे तो आपका ये 22 होगा, ठीक है। 22 होगा तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 39, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम आपका क्या आ गया 39। अब अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम आपका क्या होता है टेट माइनस BT बस टाइम, ठीक है। तो P1 का क्या था 13 माइनस बस टाइम क्या था 9, तो क्या हो गया 4 इसको वेट करना पड़ा, ठीक है। फिर P2 की बात करें तो P2 का जो है टाइम क्या था 4 और 4 ही बस टाइम था, तो वेटिंग कितनी हुई 0। P3 की बात करें तो P3 का क्या था 20 और 20 - 9 दैट इज 11। तो इसका अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 5,
समझ में आया? तो इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया SRTF विद जो है आपका प्रीएम्प्टिव नेचर। इससे पहले SRJ था, SJF था, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, वो आपका जो है नॉन प्रीएम्प्टिव था। ओके, राउंड रोबिन क्या होता है? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है आपका प्रीएम्प्टिव वर्जन रखता है फर्स्ट ऑफ शेड्यूलिंग, ये साइकिल है, ठीक है। तो सर्टेन टाइम स्लाइस, यहाँ पर क्या होता है, टाइम क्वांटम होता है, मतलब हर एक प्रोसेस का जो हम टाइम जो है वो फिक्स कर देते हैं, चाहे उस टाइम ड्यूरिंग में उसका काम खत्म हो या ना हो, हम क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या होंगी राउंड रोबिन की? इट कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम बिकॉज इट डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द बस टाइम, इट डज नॉट सफर द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन या कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम से कौन सफर कर रहा था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। स्टारवेशन की प्रॉब्लम से कौन सफर कर रहा था? आपका SJF, ठीक है, और आपका वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी। तो ये जो है आपका राउंड रोबिन है जो है वो आपका स्टारवेशन और कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम से जो है सफर नहीं करता है। यहाँ पर हम इन प्रॉब्लम को रिमूव करवा देते हैं। ऑल जॉब्स गेट फेयर एलोकेशन CPU, सभी प्रोसेस को क्या होता है, फेयर एलोकेशन है। तो हर एक प्रोसेस का जो टाइम है वो डिवाइड है कि भाई इसको 2 मिनट चाहिए, इसको 2 मिनट, इसको 2 मिनट, चाहे वो उनको 2 मिनट से ज़्यादा का काम हो, लेकिन हम उसको पहले इक्वल ही एग्जीक्यूट करवाएंगे, देन वापस से जो है हम उनका काम शुरू करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम। डिसएडवांटेज क्या है? अगर हाई है द टाइम क्वांटम, अगर मैं टाइम क्वांटम को बढ़ा दूं तो रिस्पॉन्स टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी आप फिर उतनी ही देर में रिस्पॉन्स कर पाओगे। एक तो आपने थोड़ा थोड़ा जो है अपने, पहले आपने बोला सभी बच्चों से, क्लास में आपकी क्लास में 20 बच्चे, आपने सभी को बोला कि मैं 5-5 क्वेश्चन सुनूंगी, ठीक है। एक तो आप पहले वाले बच्चे से 5 क्वेश्चन सुनो, तो 5 क्वेश्चन सुनने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम क्वांटम मैंने बढ़ा दिया कि भाई मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको दे दिए कि एक टाइम पे सारे क्वेश्चन सुनो। तो फिर क्या होगा, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है, जब आप सेकंड बच्चे पे जाओगे, जब तक नहीं जाओगे जब तक आप इससे 5 क्वेश्चन नहीं सुन लो, तो भाई इनमें टाइम तो लगेगा। अगर मैं यहीं पर कहूँ कि भाई एक क्वेश्चन फिक्स कर दो कि भाई पहले 20 के 20 बच्चों से एक क्वेश्चन सुना जाए, फिर वापस से जो है एक रोल नंबर के पास आए, सेकंड क्वेश्चन फिर से सुनना जो है स्टार्ट कर दे, तो एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा उतना वो 5 बच्चों को निपटा लेगा। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर आप टाइम क्वांटम को बढ़ा देते हो तो रिस्पॉन्स टाइम भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लोअर द टाइम क्वांटम द हायर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इन द सिस्टम। अगर आप टाइम क्वांटम को लो कर दो और कॉन्टेक्स्ट स्विच आपकी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ओवरहेड बढ़ जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर। डिसाइड अ परफेक्ट टाइम क्वांटम, तो यहाँ पर जो है एक परफेक्ट टाइम क्वांटम डिसाइड करना एक जो है डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब एक एग्जांपल देख लो भाई, अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस आईडी है, 6 प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम आपका ये है, ये आपका बस टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम क्वांटम क्या है, 4-4 यूनिट की, हर एक प्रोसेस को हम पहले क्या करेंगे, 4-4 यूनिट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले गैंट चार्ट बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 4 टाइम, 4 पे जो है यहाँ तक आपकी सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो इसका टाइम क्या बचा, 1, ठीक है। फिर हम P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, इसको भी 4 टाइम ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसका भी क्या बचा, 2, ठीक है। अब मैं P3 को एग्जीक्यूशन में लाऊंगी, P3 का क्या है, 3, तो 8 और 3 11। फिर हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज 12। फिर P5 को करेंगे तो दैट इज 17, और फिर जो है P6 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 4 21, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर P6 नहीं आएगा, एक सेकेंड देखो, हम इसका क्या करेंगे, हम टाइम रेडी क्यू बनाएंगे, क्योंकि रेडी क्यू यहाँ पर हम क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको जो है गलत बता दिया था, यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को ठीक करो। देखो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रेडी क्यू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी P1 आई, ठीक है, P1 आई, P1 एग्जीक्यूट होके चली गई, ठीक है। तो जब P1 एग्जीक्यूट हो रही थी उस टाइम पे आपकी कौन कौन सी प्रोसेस आई, P2 आ गई, P3 आ गई, P4 आ गई, ठीक है, और P5 आ गई। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो आपकी कहाँ पर आ गई, रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। और फिर जैसे ही P1 आपकी एग्जीक्यूट हुई, P1 यहाँ पर आ जाएगी आपकी,
क्योंकि भाई जो आपका जो P6 है वो तो जो रेडी क्यू में 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो P1 है वो कहाँ पर आ गई, 4 नंबर पे ही आ गई, क्योंकि 4 तक इसने अपना काम किया और फिर जो है ये वापस से कहाँ चलेगी, रेडी क्यू में चलेगी, क्योंकि इसका काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो यहां तक मैंने एग्जीक्यूट करवाया प्रोसेस को P5 तक, ठीक है। अब P5 तक एग्जीक्यूट करवाने के बाद तो अब देखो बस टाइम देखो किसका कितना कितना बच गया है। एक सेकेंड भाई, हम यहां से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका बच गया है 1, इसका 2, इसका 0, इसका 0, इसका 1, ठीक है, और लास्ट वाली अभी हुई नहीं है। तो जैसे ही P1 तक मैंने एग्जीक्यूट किया, फिर आपकी क्या आ जाएगी, रेडी क्यू में क्या है, P1, ठीक है। अब जैसे ही P2 एग्जीक्यूट होएगी, P2 एग्जीक्यूट होने के बाद कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आएगी तो P2 जाएगी आपकी 8 पे, और इस इन्हीं के बीच में आपकी कौन एंटर कर जाएगी रेडी क्यू में, P6, ठीक है। तो यहां से हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपकी P6 को एग्जीक्यूट करेंगे, और P6 कहां तक, 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी, दैट इज 20। तो ये भी 0 हो गई। अब कौन कौन सी प्रोसेस रह गई, भी कौन कौन सी रह गई, P2 रह गई, और जो है आपकी P1 हो चुकी, सॉरी यहाँ पर P1 आएगा भाई, 17 तक ये होगा, और फिर जो है हम P6 को करेंगे, दैट इज 20, 17 और 4, सॉरी हाँ 4, 21, ठीक है। P6 को मैंने एग्जीक्यूट करवाया। एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो रेडी एक गैंट चार्ट बनाते हैं, ये आपका क्या है, गैंट चार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखो रेडी क्यू मेंटेन करेंगे, क्योंकि हर एक का क्या है, टाइम क्वांटम है, और कौन सी जो है कब किस टाइम रेडी क्यू में पहुंचती है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपकी कौन पहुंची रेडी क्यू में, P1, फिर आई P2, फिर आई P3, फिर आई आपकी P4, फिर आई आपकी P5। तो जो P1 थी वो आपकी कहाँ पर थी, एट टाइम ऑफ 0। तो 0 से लेके 4, क्योंकि टाइम क्वांटम जो यूनिट है वो कितनी है, 4 है, टाइम क्वांटम कितना है, 4। तो जैसे ही मैंने 4 तक इसको एग्जीक्यूट किया, तो 4 टाइम तक आपकी P2 भी रेडी क्यू में आ चुकी, P3 भी, P4 भी, P5 भी। तो P6 जो है वो नहीं आई थी, वो 6 पे आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपका P1 एग्जीक्यूट होने के बाद वापस जो है वो रेडी क्यू में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये एग्जीक्यूट थोड़ी ना हुआ, अभी तो इसका काम कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, अभी तो इसके पास जो है और टाइम बचा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम P2 वापस से कहाँ चला गया, रेडी क्यू में। फिर आपकी क्या आएगी, P2 आएगी। जैसे ही P2 आएगी तो एक टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है। जब आप P2 को एग्जीक्यूट करवा रहे होगे तो उस ड्यूरिंग P6 जो है आपके रेडी क्यू में पहुंच जाएगी, ठीक है। और P6 के बाद कौन आएगा, P2, ठीक है। तो 8 तक जो है आपने एग्जीक्यूट किया, फिर आप जो है P3 को एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज 11 टाइम। फिर जो है हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे 12। फिर हम जो है इतना हो गया। फिर हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे, कब तक, यहाँ तक, ठीक है। फिर वापस से हम किसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, P1 को, दैट इज 17, ठीक है। तो P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी कौन पहुंची है रेडी क्यू में, P6, और P6 को एग्जीक्यूट करेंगे 21, ठीक है। फिर हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P2 का क्या है आपका 2 टाइम बचा हुआ है, दैट इज 23। और फिर जो है आप किसको एग्जीक्यूट करोगे, P5 को। P5 का भी क्या बचा है, 1 यूनिट टाइम, दैट इज 21, 23, 24, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से गैंट चार्ट बनेगा। समझ में आया भाई, इस तरीके से आप गैंट चार्ट बनाओगे। तो यहाँ पर देखो जब टाइम क्वांटम की बात आए तो वहां पर आपको रेडी क्यू को मेंटेन करना होता है। क्या करना होता है, रेडी क्यू को मेंटेन करना होता है। जो प्रोसेस पहले जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा दोगे, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी वही है, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाएं तो क्या होगा, जब हाई प्रायोरिटी आएंगे तो हम हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, लो वाली को बाद में करेंगे। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देयर इज प्रायोरिटी नंबर असाइन ऑफ ईच प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है कि प्रायोरिटी नंबर जो है असाइन कर दिया जाता है इन सम सिस्टम, द लोअर द नंबर द हायर द प्रायोरिटी। अगर लोअर नंबर है तो प्रायोरिटी हाई होगी, अगर हायर नंबर है तो लोअर प्रायोरिटी होगी। वाइल इन द अदर एंड हायर द नंबर ऑफ हायर will be priority, this the process will be
हायर प्रायोरिटी अमंग द अवेलेबल प्रोसेस गिवन लो। तो ये आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, एक आपका प्रिएम्प्टिव होता है, एक आपका क्या होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव। ठीक है, तो द प्रायोरिटी असाइन टू ईच प्रोसेस may or may not be vary. If a priority number does not change itself throughout the process, it is called static property. इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव की अगर मैं बात करूँ, इन द प्रोसेस प्रायोरिटी प्रोसेस आर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर, मतलब प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है जो उनकी प्रायोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग। वंस द प्रोसेस गेट शेड्यूल इट विल run till the completion. Generally we lower the priorities number, the higher is the priority of the process. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, ये आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि नॉन प्रिएम्प्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका प्रोसेस आईडी गिवन है, यानी कि 7 प्रोसेस हैं आपके पास और ये आपकी प्रायोरिटी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी जो है लोअर द नंबर हायर प्रायोरिटी, जो लोअर नंबर है उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई, और जो हायर नंबर है उसकी प्रायोरिटी क्या है, लो। तो भाई सबसे पहले एट टाइम ऑफ 0 आपकी कौन सी प्रोसेस पहुंची, भाई P1 पहुंची। ठीक है, तो P1 को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे 2 टाइम, सॉरी बर्स्ट टाइम इसका क्या है 3, इसकी प्रायोरिटी क्या है 2, तो मैंने सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट किया टाइम ऑफ 3 तक मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो 3 तक जो है आपकी 1 2 ये प्रोसेस भी जो है रेडी क्यू में पहुंच चुकी थी। तो अब जो है इसका जो प्रायोरिटी है वो 3 है और इसकी क्या है 6, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, भाई P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P3 को हम टिल कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, 4 टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा 7। तो जैसे ही 7, अब देखो 7 तक जो है आपकी सभी प्रोसेस अराइवल टाइम मतलब रेडी क्यू में पहुंच चुकी हैं। अब आपको देखना है किसकी प्रायोरिटी हाई है। अब देखो 2 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो आप किसको एग्जीक्यूट करोगे, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब कौन सी हाई प्रायोरिटी आपकी P6 है, तो मैं P6 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँ कब तक, भाई आपका 7 तक हो चुका था 11। ठीक है, फिर देखो 5, उसके बाद क्या है 5, तो आप P4 को एग्जीक्यूट करोगे, P4 को मैंने एग्जीक्यूट किया, इसका बस टाइम क्या है 13, यानी कि 2 है तो 11 और 2 13। फिर हम जो है P2 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसका 6 है, ये 7 है और ये 10 है, तो 6 वाली को करेंगे, तो 6 का बस टाइम क्या है 5, तो 18 टाइम तक आपकी जो है P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे, P5 जो का बस टाइम क्या है भाई आपका 9। ठीक है, तो आप किसको एग्जीक्यूट करोगे 9 वाले को, यानी कि 18 हो चुका था, तो 18 और 9 27। फिर हम लास्ट में P7 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो इसकी प्रायोरिटी क्या है सबसे वर्स्ट है, यानी कि सबसे हाई प्रायोरिटी है, और सॉरी नंबर क्या है हाई है, प्रायोरिटी क्या है लो है। ठीक है, तो P7 को मैंने एग्जीक्यूट किया और इसका बस टाइम क्या है 10। तो इस तरीके से जो है आपका गैंट चार्ट जो है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में कंप्लीशन टाइम की बात करें, अगर मैं यहीं पर कंप्लीशन टाइम की बात करूँ तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, P1 का क्या है 3, P2 का क्या है 18, P2 का क्या है 18, P3 का क्या है 7, P4 का क्या है 13, P5 का क्या है 27 और P6 का क्या है 11 और P7 का क्या है 37। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया कंप्लीशन टाइम आ गया। अगर हम इसी का टर्न अराउंड टाइम निकालें तो टर्न अराउंड टाइम आपका क्या कहता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो भाई इस सिटी में से जो है आप अराइवल टाइम माइनस कर दो, तो 3 - 0, 18 - 2, 7 - 1, 13 - 4, 27 - 6, 11 - 5 और 37 - 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये करना है। तो आप जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपका जो है टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, और जैसे ही आपका टर्न अराउंड टाइम आएगा तो आप क्या निकालोगे वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देती हूँ, 3 - 0 3, 18 - 2 16, 7 - 1 6, 13 - 4 दैट इज 9, फिर जो है 27 में से 6 गया 21, फिर जो है आपका 6 और फिर जो है आपका 30। ठीक है, तो ये जो है आपका टेट आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। और इसी का अगर आपको वेटिंग टाइम निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस जो है बस टाइम, जो भी बस टाइम है वो माइनस हो जाएगा और वो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं। क्लियर है भाई, प्रैक्टिस करके देख लेना, पूरा क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने निकाल भी रखा है, ये आपका कंप्लीशन टाइम आ गया जो हमने लास्ट में निकाला, फिर ये जो है आपका
टर्न अराउंड टाइम आ गया टेट, ये आपका वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। वेटिंग टाइम निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब प्रियम्पटिव, प्रियम्पटिव में क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस पहुंच चुकी है, क्योंकि अब रेडी क्यू में प्रोसेस पहले आ जाते थे, हम उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रियम्पटिव, फोर्सफुली हम प्रोसेस को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम at the time of interval process in the ready queue since the priority is completed with the priority of other process present in the ready queue as well as with one each being executed। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर प्रायोरिटी के साथ हमें प्रियम्पटिव वर्जन भी लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ही देख लो। हाँ जी, तो ये जो है यहाँ पर लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ठीक है। तो वही 7 प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही P1 को एग्जीक्यूट किया एट टाइम ऑफ 1 आपके कौन आ गई, P2 आ चुकी है। और P2 का जो प्रायोरिटी क्या है वो है 6 है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई, P2 की। तो हम P2 किसको एग्जीक्यूट करेगा भाई, खुद को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो खुद को करेगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो जो है आपका 2 ये वाली प्रोसेस भी कहाँ पर आ जाएगी, रेडी क्यू में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। फिर जो है आपका 1, फिर आपका जो है P3 भी एंटर हो चुका है। फिर जैसे P3 होगा फिर आपका जो P4 P5 P, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है P7 सबसे बाद में पहुंचेगी एट टाइम ऑफ 15, ठीक है। तो यानी कि जब P4 आपका एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे जो है आपका कौन पहुंचेगा, P7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करोगे। तो जिसकी हायर नंबर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका लोअर नंबर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये आपका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। मतलब जितने एल्गोरिथम थे, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम थे, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इन क्वेश्चंस को फिर से, मतलब किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेम है भाई, जिसका लोअर नंबर होगा, जिसकी, अब देखो इसका ये लोअर नंबर था, तो भाई ये इसलिए जो है इसको हटा के हमने किसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, P2 को, क्योंकि इसका नंबर क्या था, ज़्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, हाई हो गई ना, ठीक है। फिर हम इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम P3 को एग्जीक्यूट, फिर हम जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा टाइम ऑफ 7, है ना, तो फिर हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में पहुंची हैं। जो पहुंची हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, SRTF, राउंड रोबिन और प्रायोरिटी, तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके थ्योरी वाला पार्ट भी मैंने करवाया है, तो वो भी देख लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा के चैनल को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।